करते हैं अपने रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, है ना। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो है ना वो हमें इस बात को बता रही है कि एक ग्लूकोज, एक मोल ग्लूकोज कह दूं और चाहे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है, कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा तो वो कह रहा है कि 36 या 38 एटीपी मिलते हैं। अब ये भी जो या करके बोला है वो अलग कॉन्सेप्ट है ना। तो 36 या 38 एटीपी, 6 और 38 एटीपी का जो डिफरेंस है ना वो एक्चुअल में जो यहाँ पे हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलाइसिस होगी, है ना, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, 2 पाइरुवेट बनते हैं। इस पाइरुवेट के दौरान आपको पता है 2 NADH मॉलिक्यूल बनते हैं। ये जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है अपना जो है ये क्रिस्टा बनाई है और यहाँ क्रेब्स साइकिल होती है और इसके बाद यहाँ क्या होता है ETS होता है। तो ये NADH इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए और ETS में एंटर करता है। तो NADH जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो ये किस मॉलिक्यूल्स के इंटरचेंज से अंदर जाएगा, यानी यहाँ मीडिएटर कौन होगा, उसको हम कहते हैं शटल सिस्टम, जो आजकल बहुत ही इसमें है नहीं, जिसमें क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी आपको 1 लाइन में याद कर लेना है कि अगर NADH जो है वो जब एंटर करता है तो यहाँ जो शटल सिस्टम है, यहाँ शटल सिस्टम जो है वो कौन सा आए, यदि मैलेट एस्पार्टेट शटल आएगा, मैलेट एस्पार्टेट शटल आएगा तो जो NADH से अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे कौन कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 38 मॉलिक्यूल बनेंगे, 38 ATP का टोटल हिसाब होगा। क्योंकि उस स्थिति में NADH जो है NADH के फॉर्म में ही NADH के फॉर्म में ही क्या होगा, अंदर एंटर करेगा। तो इसका मतलब यहाँ 2 NADH बने हैं तो अंदर जाकर इससे टोटल 6 ATP मिलेंगे। ओके, और यदि अगर इसके बीच में जो शटल सिस्टम जो दूसरा पैटर्न होता है उसे हम कहते हैं गिलीसरोल शटल, उसे कहते हैं गिलीसरोल शटल। तो उस स्थिति में NADH जब अंदर एंटर करेगा तो एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। उस स्थिति में 2 NADH से 6 की जगह क्या मिल जाएंगे, यहाँ 4 ATP मिलेंगे। ओके, तो यदि गिलीसरोल शटल यूज होगा तो इस वाले NADH को ऑक्सीडाइज करने के बाद यहाँ पे जो कितने ATP मिलेंगे, 4 ATP मिलेंगे, है ना, 4 ATP मिलेंगे। तो उस स्थिति में 36 ATP मिलेंगे। तो कुल मिलाकर लाइन क्या कहने का मतलब है कि अगर NADH को ट्रांसपोर्ट करने में गिलीसरोल शटल काम आया तो उस स्थिति में टोटल ATP का हिसाब कितना होगा, 36, और इसको ट्रांसपोर्ट करने में मैलेट एस्पार्टेट शटल काम आया तो टोटल ATP कितना होगा, 38 ATP होगा। ओके, अब जो नई NCERT चल रही है उसमें 36 ATP है। तो आपको जिस ईयर पेपर देते हो उसमें NCERT में क्या दे रखा होता है वो आपको याद करना होता है। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या है और इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या कहना चाह रहा है कि ये जो 36 ATP हम अभी इसी NCERT के अकॉर्डिंग 36 ATP मानेंगे, तो ये 36 ATP कैसे बने, है ना, और कहाँ कहाँ बने, इस बात का एक्सप्लेनेशन किसके थ्रू किया जाता है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के थ्रू किया जाता है। अब आती है कि ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे या किस थ्योरम पर बेस्ड है ये। तो अब दूसरी बात ये है कि एक्चुअल में ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं, मैं यहाँ पे अभी पूरी बैलेंस शीट बनाती हूँ, तो ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं एक्चुअल में ये टोटली थ्योरेटिक
अभी बात करते हैं, ताकि ये पॉइंट्स जो कि काफी थ्योरेटिकल थे इसलिए इसको पहले ही लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो हम बात करते हैं, एक्चुअली में ये सारा क्या था, ये कहना क्या चाह रहा है कि एक मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो 36 एटीपी मिलते हैं। और ये एटीपी कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये अगर मैं यहाँ पे देखो सेल मान लेती हूँ, है ना, ये कंप्लीट एक सेल मान लेती हूँ, तो उसके डायग्राम के साथ साथ ये पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। क्या था हमारा, ये देखो ग्लूकोज था, है ना, ग्लूकोज से यहाँ पे याद करो 2 एटीपी यूज हुए थे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इसका मतलब यूज्ड एटीपी कितना हुआ, 2 एटीपी। ओके, अब आइए यहाँ पे 1,3 डाइपीजीए। ओके, आपको सब याद है, पिछला याद है आपको, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहाँ तो ये थे क्या हुआ यूज। अब आया था 1,3 डाइपीजीए से जब 3 बनता है, 3 बनता है तो 2 एटीपी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इसी तरह अगला स्टेप है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जब पाइरुवेट बनता है तो यहाँ पर भी 2 एटीपी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इसका मतलब यहाँ एटीपी का हिसाब कितना था, पिछले वीडियोस में अपन ने कर रखा था, टोटल ये कितने हो गए, 2 एटीपी हो गए, क्योंकि ये तो रिलीज हुए थे बट ये यूज हो गए, तो इसका मतलब 2 एटीपी नेट गेन। अब इसी दौरान से यहाँ पर क्या था अपना 2 NAD प्लस जो था 2 NADHH में कन्वर्ट हुआ। तो अभी हमारी बात आई थी कि ये जब वापिस ऑक्सीडाइज होगा तो इसे किसमें एंटर करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, तो ये जब एंटर करेगा तो यहाँ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी, तो बनेगा हमारा कौन सा, एसिटाइल को एंजाइम, और इसके द्वारा जब ये आगे एंटर करेगा तो ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करना है, क्रेब्स साइकिल के बाद किसमें, रेस्पिरेटरी चेन में एंटर करना है। यानी कहने का मतलब यदि ये NADH अंदर एंटर करेगा तो इसका क्या होगा, जो पीछे अभी बात की है अपन ने। अब मैं यहाँ पे देखो एक छोटा सा क्रेब्स साइकिल का हिसाब बताती हूँ, कहाँ पर कितना। अब पहला तो देखो यहाँ था, आपको याद है NADH यहाँ बना था, पिछला जो वीडियो था आपने कंप्लीट किया है। फिर यहाँ पे अपना क्या था, एसिटाइल कोएंजाइम से, यहाँ पे अपना क्या था, सिट्रिक एसिड, सिसेकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड के बाद क्या था, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, यहाँ बना था N। ओके, इसी तरह अल्फा कीटोबुल्टारिक से वापस सक्सिनाइल कोएंजाइम बना था तो N बना था। फिर इस सक्सिनाइल से सक्सिनिक एसिड बना था तो GTP बना था। फिर आ जाइए सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेनिक बना था तो FADH बना था, और फ्यूमेनिक से फिर मैलिक एसिड, और मैलिक से वापस क्या बना था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तो यहाँ N बना था। याद कर लो, ये हमारा पिछले वीडियो में सारा कर रखा है ना। तो जहाँ जहाँ डीहाइड्रोजिनेज बने और एक जहाँ थायोकाइनेज बना, तो अल्टीमेटली टोटल क्या हुआ था, ये तो हमारा कौन सा था, जो एटीपी के रूप में ग्लाइकोलाइसिस से। अब एक्चुअल में ये मैं जो कहना चाह रही हूँ कि ये हम ये कह रहे हैं, देखो ये बिल्कुल सीधा सीधा पाथवे यूज कर रहे हैं। हम इसको ये मान कर चल रहे हैं कि हमारे बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होगा तो हर बार एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा, फिर दूसरा एंटर होगा। या फिर ये कह दो कि ग्लूकोज जब मेटाबोलाइज हो रहा है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल बीच में ना तो एंटर कर रहा है ना ही बाहर निकल रहा है, और ये कंप्लीट 38 एटीपी या 36 एटीपी बन जाएंगे, उसके बाद ही एटीपी यूज होंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो जैसे हमने इसका यह क्या माना था कि टोटल ये 6 एटीपी माना था, याद कर लो, है ना। और उसके बाद ये क्या था हमारा, यहाँ पे तो ये देखो 1 2 3 और जो है ये 4 यहाँ पर हो गया, ये रहा सॉरी 4, है ना। मतलब कुल मिलाकर क्या थे यहाँ पे 8 तो NADH बने थे, है ना, और 2 FADH बने थे और 2 GTP बने थे, याद कर लो, है ना। तो इसका अपन ने क्या किया था, क्रेब्स साइकिल में 30 एटीपी बने थे, 30 एटीपी टोटल इजाफा था हमारा, प्रॉफिट था। लेकिन ये जो कंडीशन बनती है ना, वो कंडीशन के लिए हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है।
इसलिए ये माना गया है कि एक्चुअल में नेचुरल सिस्टम में, लिविंग बीइंग में ऐसा नहीं होता है। ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट तब सही मानी जाएगी जब हम कुछ एजम्पशन को लेते हुए चले। जैसे मैं क्या कहूँ कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिल्कुल सीक्वेंसली और ऑर्डरली, मतलब कि पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर लिंक रिएक्शन हुई, फिर क्रैब साइकिल हुआ, फिर टीएस हुआ, है ना, और एकदम सीक्वेंस और एक फिक्स ऑर्डर से चलता जाए और हर स्टेप पूरा करे, तो पहली एजम्पशन तो ये। और ये देखिएगा सीक्वेंशियली ऑर्डरली पाथवे, वन आफ्टर अनदर सबस्ट्रेट, मतलब एक बार एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, उसके बाद दूसरा ग्लूकोज आएगा, फिर ऑक्सीडाइज हुआ, तीसरा ग्लूकोज आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है पहली एजम्पशन। और उसके साथ क्या ध्यान रखना है कि ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो, ऐसा नहीं है कि कोई बीच में कोई भी बैरियर आ जाए। तो पहली एजम्पशन। ठीक है, दूसरी एजम्पशन ये कि अगर ये जो NADH बना है, अभी बोला था आपको NADH बना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यानी ये देखो यहाँ पाइरुवेट हुआ और पाइरुवेट के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में बना, इसका मतलब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, और फिर ये वापस क्रैब साइकिल में एंटर कर गया, साइक्लिक रिएक्शन में। तो साइक्लिक रिएक्शन होगी तो उसके बाद ATS होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो बना है ऐसे नहीं बाहर ही रह जाए, जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अगला पॉइंट आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सीधा यहाँ मतलब स्टेप बाय स्टेप होता हुआ यहाँ एंटर करे। ठीक है, तो ये दूसरी एजम्पशन है ना, NADH फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अगला क्या कहता है कि इसके बीच में बनने वाले, जैसे मान लिया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ग्लिसरैल्डिहाइड है, एसिटाइल कोएंजाइम है, मान लिया सिट्रिक एसिड है, ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड है, अल्फा कीटोबुल्टारिक एसिड है ना, सक्सेनाइल कोएंजाइम है या मैलेट है ना। ये जो इंटरमीडिएट है ना, ये बिल्कुल साइक्लिक मैनर में चलने चाहिए, ना तो बीच में से कोई मॉलिक्यूल किसी अदर पाथवे में एंटर हो और ना ही कोई अदर पाथवे वाला इसके अंदर एंटर हो। समझ में आ गई? जैसा कि अपने अगले वीडियो में आएगा एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे क्या कहता है कि एक्चुअल में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमारी सेल में फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तीन जो बायो मॉलिक्यूल है, उनका कंटिन्यूअसली जो है एक साथ ही मेटाबॉलिज्म चलता है, यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस भी चलती रहती है और एनाबॉलिक भी चलती रहती है। इसलिए उस पाथ को एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। जबकि ये क्या है, कैटाबॉलिक पाथवे है। यहाँ लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होकर CO2 H2O रिलीज हो रही है ना। आपको पता है, मैंने पीछे बता दिया था, यहाँ CO2, यहाँ CO2, यहाँ CO2 रिलीज होती है, बीच में NADH या GTP रिलीज हो रही है। तो वो तो ये फॉर्म कह रहा है, जबकि वास्तव में क्या है, ऐसा नहीं होता है। तो दूसरी एजम्पशन ये, तीसरी सॉरी, कि नॉन इंटरमीडिएट यूज्ड इन एम्फीबॉलिक पाथवे, यानी कि किसी अनदर मॉलिक्यूल के सिंथेसाइज के लिए ये यूज नहीं होना चाहिए। इसका डिटेल अभी एम्फीबॉलिक पाथवे में आ जाएगा। अगर आ गया समझ में तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला आता है कि अभी मैंने जैसे बोला कि वो कह रहा है केवल ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन हो, ऐसा नहीं कि बीच में फैटी, जो फैट का ऑक्सीडेशन हुआ, तो फैट के ऑक्सीडेशन से क्या होता है आपको पता है कि दो मॉलिक्यूल, दो टाइप के, ग्लिसरॉल बनेगा और फैटी एसिड बनेगा। ग्लिसरॉल एंटर करेगा PgAl के साथ, है ना, और फैटी एसिड जो एंटर करेगा एसिटाइल कोएंजाइम के साथ। तो इसका मतलब बीच में कोई दूसरा भी मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने आ गया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर वो बैलेंस शीट सही काम में नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखो, तो अब समझना कि ओनली ग्लूकोज रेस्पायर्ड, नो अनदर अल्टरनेटिव एंटर इन पाथवे। अब आती है बात कि ये थी 4 एजम्पशन, ये परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस है खाली, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये कह रहा है कि हम ये माने कि एक ग्लूकोज से 36 ATP मिलेंगे, ये तब पॉसिबल है जब ये वाली कंडीशन अप्लाई हो।
तब हम इसको मान सकते हैं कि ये कंडीशन सही है और ये ऐसा होता है। लेकिन रियली ऐसा नहीं होता है। रियलिटी क्या है कि ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली। जैसे अभी मैंने बोला था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रोटीन का भी हो रहा है, फैट का भी हो रहा है, तीनों का ब्रेकडाउन भी साथ हो रहा है और तीनों की सिंथेसाइज भी साथ हो रहा है। तो इसका मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म साथ साथ चलता है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का एक बार कैटाबॉलिज्म, फिर एनाबॉलिज्म, दूसरे का फिर कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ऐसा नहीं होता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है ना। तो पहली रिलेटिव तो क्या है, ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। ऐसा नहीं होता कि एक के बाद दूसरा होगा। दूसरा क्या होता है अगला, कि अभी मैंने बोला, जैसे मान लिया जैसे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ, तो फैटी ऑक्सीडेशन से क्या बीटा ऑक्सीडेशन होगा, तो हर बार दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के, दो कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज होगा। तो अब ये रिलीज होगा तो इसके ऑक्सीडेशन से यहाँ प्रोसेस आएगी, ऐसे ग्लिसरॉल आएगा तो ये यहाँ एंटर होगा। ऐसे अगर प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन प्रोटीन के डीएमिनेशन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो उसका जब ब्रेकडाउन होगा ना, तो प्रोटीन पहले डीएमिनेशन से अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड किससे बिलोंग करें, एसिटाइल से कर रहे हैं, ऑक्सिलोसक्सिनिक से कर रहे हैं, कीटोबुल्टारिक से कर रहे हैं, मैलेट से कर रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, किससे स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रखते हैं, वहां वो एंटर होकर कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब रियलिटी ये है कि जो है सबस्ट्रेट और इंटरमीडिएट एंटर भी होते हैं और विड्रॉन भी होते हैं, ठीक है। इसलिए जहां जहां जरूरत होती है वहां इस पाथवे में एंटर भी होते रहते हैं और रिलीज भी होते रहते हैं। अगला आता है एटीपी जो बीच में बन रहे हैं, जैसे मान लिया ये एटीपी है या यहाँ पे भी एटीपी है, या एनएडीएच जब ऑक्सीडाइज होता है, एफएडीएच जब ऑक्सीडाइज होता है, तो इससे एटीपी मिलते हैं, तो हमारे को जरूरत होती है, या दूसरे पाथवे में जब जरूरत होती है तो इसका हम यूज भी करते रहते हैं। इसका मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि ग्लूकोज एक बार ब्रेकडाउन होगा तो ये टोटली 36 एटीपी बन गया, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये टोटली थियोरेटिकल बैलेंस शीट है ना। आता है अगला, ये जो एंजाइम बीच बीच में आ रहे हैं, जैसे अपन ने पीछे कहा भी था, बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो केवल इस पाथवे में नहीं दूसरे पाथवे में भी काम आते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, फैट ऑक्सीडेशन है, बहुत सारे एंजाइम मल्टीपली जो है ये कंट्रोल्ड होते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि रेट ऑफ एंजाइम चेंज हो जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब क्या होगी, प्रोसेस जो है वो बीच में बाधित भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है। ये थी हमारी जो है रियलिटी और ये थे हमारे एजम्पशन। तो इसका मतलब ये जो टोटल 36 वाला हिसाब है वो एक्चुअल कंडीशन नहीं होती है, ये थियोरेटिकल होती है। लेकिन हमें इस थ्योरेटिकली समझने के लिए, ताकि हम किसी मॉलिक्यूल का एक जो है निकाल लें कि इतना एनर्जी वो देता है, उसको गेन करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, जो ये एक्सप्लेन करता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरा कंप्लीटली एरोबिक ऑक्सीडाइज करता है या कंप्लीट ऑक्सीडाइज करता है, तो CO2 और H2O के साथ 36 एटीपी भी रिलीज करता है। ओके।